एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम जो भी नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट होता है बीएससी नर्सिंग में, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो मेजरली इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपको पता ही होगा, जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की खोज की थी वो। और नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चन, वो इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। प्लस आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इससे भी काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेट्स वगैरह से रिलेटेड, एंड कैसे ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ये बॉडी, इन सारी चीज़ों से। ठीक है, इन तीनों ही टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, जो मोस्टली पूछे गए क्वेश्चन हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जितने भी अभी इससे पहले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, फिर वो सीनेट हो या फिर अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेजर कोर सब्जेक्ट होता है, बिकॉज अगर हमें नर्सिंग फील्ड के बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है तो आप आगे जाके नर्स ही बनने वाले हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ से ही थोड़ा बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, बस हमें वो यहाँ पे लर्न करनी है, और इससे हमारा एंट्रेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है, दैट इज़ हम सेक्शन फर्स्ट देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ या उनसे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या नर्सिंग फील्ड में अब खोजें की हैं या कौन सी बुक्स लिखी है, ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दैट फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ नोन एज फाउंडर ऑफ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किसके फाउंडर के नाम से जाना जाता है? कुछ ऑप्शन है, पब्लिक हेल्थ, मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न नर्सिंग या हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़ मॉडर्न नर्सिंग। अभी मैंने बताया था कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर माना जाता है, उन्हें फाउंडर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही मॉडर्न नर्सिंग की खोज की थी। ठीक है, इसीलिए ये हमारी नर्सिंग फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए हमें इनके बारे में पता होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज फेमसली नोन एज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस नाम से जाना जाता है, इनका और क्या फेमस नाम है जो बहुत टाइम में पूछा जाता है, मतलब बहुत बार पूछा जाता है। ये जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया गया था, ये सेम क्वेश्चन आया था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है द आयरन लेडी, द लेडी विद द लैम्प, द एंगल ऑफ डेथ या द क्वीन ऑफ क्लीन। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज द लेडी विद द लैम्प। क्योंकि जब वॉर हुआ था जिसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। ये हाथ में लैंप लेकर रात में अंधेरे में जाकर लोगों को ट्रीट करती थी, इसीलिए इनका नाम रख दिया था तभी से द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? द लेडी विद द लैम्प, ये याद रखना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉर मेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस फॉर हर नर्सिंग केयर। मैंने अभी बताया कि एक वॉर हुआ था जिसमें ये लैंप लेके जाके केयर प्रोवाइड करती थी पेशेंट्स को, जो भी वॉरियर्स थे। ठीक है, तो वो कौन सा वॉर था जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गई थी नर्सिंग केयर के फील्ड में? तो ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्रीमियन वॉर या फिर अमेरिकन सिविल वॉर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज क्रीमियन वॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है। आप जब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर भी कर लोगे ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा तो उसमें भी आपको ये बेसिक चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखे कि नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग के जो फाउंडर है उन वो किसने कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। प्लस इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। और ये किस वॉर के लिए फेमस है? क्रीमियन वॉर। मतलब इन्होंने नहीं करवाया था वॉर, लेकिन इन्होंने इस वॉर में पेशेंट यानी वॉरियर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। फिर है द फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? इनके जन्म से रिलेटेड और डेथ से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है 1810, 1820, 1830 या 1840। तो करेक्ट आंसर है 1820। ये ईयर में दिया है। ठीक है, हमें याद होना चाहिए। वैसे तो इनकी जो पूरा पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 मई 1820। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ ईयर्स दिए, तो हमें 1820 याद है तो हम आँख बंद करके लगा देंगे हाँ 1820 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन बाय चांस यहाँ पे ईयर ना देके डेट पूछी जाती, ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं 12 मई, 11 सितंबर, 4 अगस्त, इस टाइप में कुछ, तो हमें डेट भी पता होनी चाहिए। तो कब होता है इनका, मतलब कब हुआ था इनका जन्म? 12 मई को। इसी वजह से हर साल 12 मई को नर्सिंग डे भी मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था, प्लस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में हम हर साल 12 मई को नर्सिस डे बनाते हैं।
जब आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के कॉलेज में पहुंच जाओगे तो हर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में अलग अलग तरीके से इनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए, या जो भी बोलते हैं नर्सिंग डे को मनाने के लिए सारा सेलिब्रेशन होता है सभी कॉलेजेस में। हमारे कॉलेजेस में भी मतलब हमारे कॉलेज में भी होता है, ठीक है। तो 12 मई को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए हर 12 मई को हम लोग क्या बनाते हैं, नर्सिस डे। यहाँ पे आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्सिस डे सेलिब्रेट ऑन विच डे, मतलब विच डेट। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 12 में। क्यों? क्योंकि उस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। फिर विच कंट्री वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्रॉम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो किस कंट्री से बिलोंग करती थी। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी होगा, दैट इज़ इंग्लैंड। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि वैसे तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जन्म जो था वो इटाली में हुआ था, तो ये इटाली से बिलोंग करेंगी। और ये सही भी है। अगर आपसे ऐसा पूछ लेता कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस सिटी में हुआ था, किस जगह पे हुआ था, तब हमारा ऑप्शन इटाली होता 100%, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने बर्थ की बात नहीं की, उन्होंने नॉर्मली पूछा है कि वो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो हमारा ऑप्शन इंग्लैंड होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पेरेंट्स थे वो इंग्लैंड से थे, इसीलिए बेसिकली अगर हम देखें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड से ही बिलोंग करती थी। बट उनका जन्म की अगर बात पूछी जाती तब आप इटाली ऑप्शन पे करेक्ट आंसर टिक करते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है कि कब हमें इटाली टिक करना है और कब हमें इंग्लैंड टिक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड ज़रूर करना। अगर आपसे ये पूछे कि कहाँ, किस कंट्री में या किस जगह पे उसका जन्म हुआ था, तब हम इटाली टिक करेंगे। वरना नॉर्मली पूछ रहा है और इंग्लैंड ऑप्शन गिवन है तो फिर इंग्लैंड ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में इंग्लैंड नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर हम डी ऑप्शन टिक करते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आंसर हमारा क्या होगा, इंग्लैंड। फिर अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्फेसाइज्ड विच फैक्टर इन पेशेंट केयर, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो पेशेंट केयर के लिए किस चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती थी। ऑप्शन है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना, क्लीन इन्वायरमेंट, या हर्बल मेडिसिन, या फिर आइसोलेशन वार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है क्लीन इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट क्लीन होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो पेशेंट क्या होगा, जल्दी रिकवर करेगा। अगर ज़्यादा गंदगी में पेशेंट रहेगा तो वो और बीमार हो जाएगा। इसीलिए ये पेशेंट केयर के लिए इनका मेजर फैक्टर जो था वो ये था कि इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होना चाहिए, दैट इज़ क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एट, इस्टेब्लिश द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एट। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इन्होंने सबसे पहले जो नर्सिंग स्कूल खोला था, इस्टेब्लिश किया था, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, कौन सा कॉलेज था। ऑप्शन है किंग्स कॉलेज, गाइज हॉस्पिटल, एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल, लंदन जनरल। तो करेक्ट ऑप्शन है एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस बुक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक फेमस बुक लिखी थी, उसका टाइटल क्या था। तो ये मैंने अभी बताया था ना, उनका जन्म से रिलेटेड या उनके जो भी इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं, उन्होंने जो कोई बुक वगैरह, तो वो सब हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था 2023 जो लास्ट ईयर जो भी एंट्रेंस एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऑप्शन है द प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग, नोट्स ऑफ ऑन नर्सिंग, गाइड टू हेल्थ, द नाइटिंगेल मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा नोट्स ऑन नर्सिंग। इनकी एक फेमस बुक थी दैट इज़ नोट्स ऑन नर्सिंग, ठीक है। तो ये इनकी बुक थी, तो ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल यूज्ड स्टैटिस्टिक्स टू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनमें से क्या ऑप्शन उनके लिए सही है जो यूज़ करती थी। प्रोमोट एंटीबायो, अभी हमने ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन देखा था। प्रोमोट एंटीबायोटिक, प्रूव हॉस्पिटल डिज़ाइन, शो डेथ रेट रिडक्शन, क्रिएट न्यू नर्सिंग थियोरीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा शो डेथ रेट रिडक्शन। इसका मतलब होता है कि जो डेथ रेट है, जो मरने की दर है लोगों की, उसको रिड्यूस यानी कम करना। तो इनका मेन स्टैटिस्टिक यही था कि जो लोग मर रहे हैं बीमारियों से वो कम हो। और कैसे कम होगा, उनकी केयर करने से, उनकी देखभाल करने से, जो हमारा मेन मोटिव होता है नर्सिंग का। इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज सो डेथ रेट रिडक्शन। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थडे जो हम मनाते हैं वो किस रूप में मनाते हैं उनका जन्मदिन। इंटरनेशनल नर्सिस डे के रूप में, ग्लोबल हेल्थ डे, या नेशनल हाइजीन डे, या फिर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो अभी मैंने बताया था 12 मई को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए हर साल 12 मई को हम लोग नर्सिस डे के रूप में इनका जन्मदिन मनाते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंटरनेशनल नर्स डे कब होता है, 12 मई को, ठीक है।
फिर ये तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन 2 में चलते हैं। उसमें जनरल नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ 20 एमसीक्यूज़ हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है ये बेसिक हैं, ये पूछे भी गए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपने आप से डाला है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस ईयरली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइन। इसमें कौन सा ऐसा वाइटल साइन इंपॉर्टेंट है? तो ऑप्शन है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही वाइटल साइन है। वाइटल साइन का मतलब होता है वो इम्पॉर्टेंट साइन जो हमें बताते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो लाइव है या नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, और पेन। ये TPR-BP करके इसकी ट्रिक होती है, TPR-BP, दैट इज टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और पेन। ये 5 हमारे वाइटल साइंस होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे तीनों के नाम लिखे हुए हैं तो ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्हें हम बोलते हैं वाइटल साइन, ठीक है। जब आप लोग नर्सिंग फील्ड में आ जाओगे, नर्सिंग एग्जाम एंट्रेंस क्रॉस करके, तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा। फिर विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो BP नापने के लिए यूज़ किया जाता है? तो सबको पता होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। फिर द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये भी मैंने बताया हुआ है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही अगर सेल्सियस में पूछ ले तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CPR स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, होपफुली ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कार्डियक प्रेशर या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिएक्शन, सर्कुलेटरी पल्मोनरी रिलीफ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब यहाँ पे ये रिएक्शन और रिससिटेशन में कंफ्यूज मत होना, ये रिससिटेशन होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर चलते हैं, विच न्यूट्रिएंट इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग यानी घाव के भरने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कौन सा न्यूट्रिएंट? विटामिन D, कैल्शियम, विटामिन या फिर आयरन, विटामिन C या फिर आयरन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा C, दैट इज़ विटामिन C, जिसको हम अस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो वुंड हीलिंग के लिए विटामिन C बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। फिर है, इन्फेक्शन कंट्रोल इन नर्सिंग प्राइमरली इंक्लूड्स। जो इन्फेक्शन कंट्रोल होता है नर्सिंग फील्ड में, उसमें बेसिकली क्या इंक्लूड होता है? कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है? बाय यूजिंग स्टेराइल ग्लव्स, प्रॉपर हैंड हाइजीन, वियरिंग मास्क या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? हम इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूजिंग स्टेराइल ग्लव्स, साफ़ सुथरे ग्लव्स को पहन के, प्रॉपर हैंड हाइजीन, हैंड वॉश करके, हैंड को साफ़ सुथरा रख के, मास्क पहन के। इसीलिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। इसीलिए ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। फिर है द टर्म एसेप्सिस मीन्स। एसेप्सिस का मतलब क्या होता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को ये टर्म के बारे में बताया होगा, अगर आपको याद हो। मैंने एक लाइन बोली थी, एसेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। एसेप्सिस मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। आप लोग आगे चल के पढ़ोगे एसेप्टिक टेक्निक्स को अपनाकर उसका प्रोसीजर किया। तो एसेप्टिक टेक्निक का मतलब क्या है? ऐसी टेक्निक को अपनाया जिसमें कोई इन्फेक्शन ना फैले और पेशेंट भी रिकवर हो जाए, पेशेंट की प्रोसीजर भी हो जाए, ठीक है। तो एसेप्सिस का यही मतलब होता है। ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे ही दिए हुए, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट इन्फेक्शन, विदाउट ब्लड, विदाउट मेडिसिन। तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ? विदाउट इन्फेक्शन। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन द पल्स रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड। BP यहाँ पे इसका मतलब होता है बीट्स पर मिनट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये इसकी यूनिट होती है। तो पल्स रेट अगर 60 से कम आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को, उस टर्म को? तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा पल्स रेट होता है, जिसको हम हार्ट रेट बोलते हैं, वो कितनी होती है? 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट। ये नॉर्मल एवरेज रेंज होती है, इसके बीच में अगर है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 60 से कम हो गई तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो सिमिलरली अगर 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है, उसको हम ट्रैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। लेकिन हमसे यहाँ 60 के नीचे वाला पूछा है तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। यही हमसे पूछ लेता कि 100 के ऊपर अगर जा रही है पल्स रेट तो हम क्या बोलेंगे? तब हमारा ऑप्शन हो जाता ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर।
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। अब हमें पता होना चाहिए कि नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या होता है। दो टर्म होते हैं, एक होता है हमारा इन्वेसिव और दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक, ऐसी प्रोसीजर जिसमें हमारी जो स्किन होती है उसको भेदा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंजेक्शन क्या होगा, हमारे स्किन को पियर्स करके अंदर जा रहा है, तो वो इन्वेसिव प्रोसीजर हो गया। पर कोई ऐसी चीज़ है जैसे स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुन रहे हैं, तो उसमें हम स्किन को लाइक इसको स्किन को इंटैक्ट नहीं कर रहे हैं, स्किन को हम भेद नहीं रहे हैं, बस ऊपर से टच कर रहे हैं नॉर्मली, तो वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर हो गया। तो ऑप्शन गिवन है आईवी इंजेक्शन, वुंड ड्रेसिंग, कैथेटराइजेशन, सर्जरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वुंड ड्रेसिंग। हम ऊपर से घाव की ड्रेसिंग कर रहे हैं ना कि उसके अंदर हम ब्लड वेसल्स में हम कुछ डाल रहे हैं, तो हम वीन्स या ब्लड में कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो वो क्या आएगा हमारा नॉन इन्वेसिव में। तो बी ऑप्शन क्या होगा, वुंड ड्रेसिंग, करेक्ट आंसर। फिर है द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इज डिफाइंड बाई। नर्सिंग प्रैक्टिस का जो स्कोप है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसने डिफाइन किया था, WHO ने, नर्सिंग काउंसिल ने, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डॉक्टर्स ऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन है नर्सिंग काउंसिल। अभी हमने एक बात करी थी INC के बारे में, मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग बॉडी होती है जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। यही हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस के स्कोप को भी डिफाइन करती है, ठीक है, जिसका मतलब है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पे इंडियन नहीं दिया है, नर्सिंग काउंसिल से दिया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक, देन फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एब्रीविएशन PRN स्टैंड फॉर। ये एब्रीविएशन शॉर्ट टर्म है PRN, इसका क्या मतलब होता है, पेशेंट रेडी नाउ, प्रोवाइड रूटीन नर्सिंग, प्रो रीनाटा, या फिर पल्स रेस्पिरेटरी नोटेड। तो करेक्ट आंसर है सी, प्रो रीनाटा। ठीक है, जिसका मतलब होता है एज नीडेड, जैसे ही ज़रूरत होगी हम वैसे ही पेशेंट को मेडिसिन देंगे। इसे हम इसलिए बोलते हैं PRN ऑर्डर पे पेशेंट है, यानी कि जब ज़रूरत होगी तो हम उसे पेशेंट को मेडिकेशन देंगे। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म होता है प्रो रीनाटा। फिर है द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस इज। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कि 5 स्टेप होते हैं, जिसमें से जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा असेसमेंट, पेशेंट का असेसमेंट करना। ये नर्सिंग प्रोसीजर का क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस का पहला और बेसिक स्टेप होता है। ठीक, फिर है द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अडल्ट्स। बड़ों में जो हम IM इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं उसकी कॉमन साइट क्या होती है, किस जगह पे लगाते हैं, हाथ में, पैर में, बटक्स में, कहाँ पे। तो ऑप्शन से डेल्टॉइड, ग्लूटियस मीडियस, वेस्टस लैटरैलिस, या एब्डोमेन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज ग्लूटियस मीडियस, जो कि हमारे बटक्स में, बटक्स की मसल्स होती हैं वहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। फिर है एथिक्स इन नर्सिंग रिफर्स टू। नर्सिंग में एक टर्म यूज़ किया जाता है एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या होता है, लीगल प्रोसीजर, मोरल प्रिंसिपल, या फिर हॉस्पिटल लॉज, या फिर कल्चरल ट्रेडिशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मोरल प्रिंसिपल्स। कुछ हमारी नर्सिंग फील्ड में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना होता है हमें। हम ऐसे ही किसी को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ऐसे ही किसी को पेशेंट को ऐसे ही हम केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते बिना अपने मोरल प्रिंसिपल्स को माइंड में रखे हुए। इसलिए हम नर्सेज के लिए कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम मोरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। देन अ लीगल डॉक्यूमेंट गिविंग परमिशन फॉर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। ट्रीटमेंट के लिए परमिशन देने वाले लीगल डॉक्यूमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, कंसेंट फॉर्म, केस स्टडी, डायग्नोसिस शीट। करेक्ट ऑप्शन होगा कंसेंट फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट फॉर्म। इसलिए जब भी हम पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट करना है तो हम पेशेंट से भी परमिशन लेते हैं कि हमें आपकी ये सर्जरी करनी है, तो उससे हम साइन करवाते हैं पहले। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, पेशेंट से कंसेंट फॉर्म में साइन कराते हैं, पेशेंट से कंसेंट लेते हैं, कि लीगल प्रोसीजर होता है ना, तो इसीलिए हम क्या, इसका ऑप्शन क्या होगा, कंसेंट फॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिक्स हैं उनको हटाता है। ऑप्शन है हार्ट, लिवर, किडनीज, लंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लिवर। लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करने का। फिर है द यूनिवर्सल प्रिकॉशन रिफर्स टू। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का क्या मतलब होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक होती है, या इन्फेक्शन कंट्रोल मीजर्स होते हैं, या CPR टेक्निक होती है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर होगा इन्फेक्शन कंट्रोल मीजर।
इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशन होते हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन करना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना। तो ये सब क्या होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये मीजर्स बनाए, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल मीजर्स। ठीक है। फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। नॉर्मली हमने अपनी रियल लाइफ में सुना होगा कि वो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, तो आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इंटेंसिव, सॉरी कार्डियो। करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्टिव सिम्टम। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सब्जेक्टिव सिम्टम का ऑप्शन है। मतलब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट बता रहा है हमें, और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो हम देख रहे हैं पेशेंट में। तो पेशेंट बता रहा है तो सब्जेक्टिव सिम्टम ऐसा होगा जो हमें बताने पे पता चल रहा है। ऑप्शन क्या है, फीवर, रैश, हेडेक, वॉमिटिंग। तो हेडेक क्या होगा, सब्जेक्टिव सिम्टम। अब कोई पेशेंट आपके सामने बैठा है, अब उसे सर दर्द हो रहा है, या आप देख के तो नहीं पता कर पाओगे, जब वो बोलेगा कि मेरा सर दर्द हो रहा है तब आप पता कर पाओगे, अच्छा इसका सर दर्द हो रहा है, मतलब उसने आपको बताया। तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव। और हम देख कर या टच करके पता कर सकते हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे कि फीवर है तो हम बॉडी को टच, अब वो नहीं भी हमें बताएगा, हम बॉडी टच करके पता कर सकते हैं, अगर बॉडी गर्म है यानी इसको फीवर है। तो हमने क्या किया, बिना बताए टच करके या देख के हम समझ गए कि उसको फीवर है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सिम्टम। तो ये दो टर्म अभी आप आगे चल के बहुत पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा, इनका मतलब यही होता है। सब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट आपको बताए, ऑब्जेक्टिव जो आप टच करके या देख के समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे हेडेक इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है हु रेगुलेट्स नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में जो नर्सिंग एजुकेशन और प्रैक्टिस है वो कौन रेगुलेट करता है, कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है। तो अभी हमने बात की थी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, तो वही जो बॉडी है वही सारा नर्सिंग फील्ड की जो भी या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो रेगुलेट करती है। तो आंसर क्या होगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दैट इज आईएनसी। हमारे क्या हो गए, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं वो हमारे आईएनसी से रिलेटेड हैं, नर्सिंग अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द इंडियन नर्सिंग काउंसिल दैट इज़ आईएनसी वॉज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, प्लस उसके बाद भी जो और अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्टाफ नर्सेज की जो भी पोस्टिंग निकलती है, नॉर्सेट वगैरह, इनमें भी ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि आईएनसी कब इस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन है 1901, 1947, 1949, 1956। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1949। तो इस हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1949। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और याद रखने वाली, कि अगर यहाँ पे पूछा हो जाता कि आईएनसी इस्टेब्लिश इन इंडिया, इंडिया में किस साल में ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो इंडिया में ये आया था 1947 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईएनसी इज गवर्न अंडर विच एक्ट। कौन से एक्ट के अंडर आईएनसी गवर्न की जाती है। ऑप्शन है इंडियन मेडिकल एक्ट, इंडियन नर्सिंग एक्ट, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, या हेल्थ रेगुलेशन एक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल लोकेटेड। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हेड क्वार्टर किधर लोकेटेड है, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या बैंगलोर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर इस्टेब्लिश है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज़ वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल लोकेटेड। तो ये क्या होगा, न्यू दिल्ली। फिर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आईएनसी इज़ टू। आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन है प्रोवाइड पेशेंट केयर, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, रजिस्टर मेडिकल कॉलेजेस, या फिर रेगुलेट नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, या फिर कंडक्ट हेल्थ कैंप। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज रेगुलेट नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस। आईएनसी का मेन मेजर काम यही होता है कि जो भी नर्सिंग एजुकेशन है या जो भी प्रैक्टिसेस है, जैसे हमारे नर्सिंग कोर्सेज हो गया, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम वगैरह, इन सबको रेगुलेट करना, यही मेन काम होता है आईएनसी का। ठीक है। तो हमारा जो नर्सिंग का सिलेबस भी होता है वो भी आईएनसी ही बनाता है। तो जो भी नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड या प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कौन रेगुलेट करता है, आईएनसी। तो मेजर क्या क्या होगा आईएनसी का, रेगुलेट नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। फिर विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। कौन सी बॉडी है जो नर्सिंग एजुकेशन के जो भी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करती है। तो अभी मैंने बताया कि आईएनसी रेगुलेट करती है सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आईएनसी, दैट इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे इससे रिलेटेड पक्का एक या दो क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में आएंगे।
तो ये जो भी बेसिक क्वेश्चन है आप लोग समझते जाइए। आपको एक नाम तो याद रहेगा कि हाँ, एजुकेशन और प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई रेगुलेटिंग बॉडी थी आईएनसी करके। तो अगर कुछ याद नहीं आया लेकिन ऑप्शन में आईएनसी लिखा होगा तो आप लोग एटलीस्ट टिक तो कर पाओगे, तो गलत होने के चांसेस कम होंगे वहाँ, ठीक है। देन फिर है, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का करंट प्रेसिडेंट कौन है, मतलब अभी हाल का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर वीना शर्मा, टी दिलीप कुमार, सुनीता गुप्ता, राजेश भूषण। तो बी ऑप्शन है, दैट इज़ दिलीप कुमार, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ आईएनसी। अभी हमने देखा था कि आईएनसी का क्या फंक्शन होता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि एक्रेडिटेशन ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज, फ्रेमिंग सिलेबस एंड करिकुलम, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नर्सेज को रजिस्टर करना, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में सारा रेगुलेट करना, उनका सिलेबस करिकुलम बनाना, ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है, आईएनसी। तो इसीलिए हमारा ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर द आईएनसी एक्ट एम्पावर्स द काउंसिल टू। जो आईएनसी एक्ट होता है वो काउंसिल को कैसे एम्पावर करता है, ओपन न्यू हॉस्पिटल, फ्रेम प्रिस्क्राइब नर्सिंग सिलेबई, या अपॉइंट नर्सेज टू जॉब्स, इशू मेडिकल डिग्री। तो बी ऑप्शन, फ्रेम एंड प्रिस्क्राइब नर्सिंग सिलेबी। अभी मैंने बताया था कि जो आईएनसी होता है वो नर्सिंग एजुकेशन का जो भी सिलेबस वगैरह है, करिकुलम वगैरह है, वही रेगुलेट करता है। तो नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड जो भी है उसको फ्रेम करता है, उसको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। फिर विच नर्सिंग कोर्सेज कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी के अंडर कौन कौन से नर्सिंग कोर्सेज आते हैं, तो जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, जितने भी ये मेडिकल फील्ड के जितने कोर्सेज हैं ये सब आते हैं। दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईएनसी मेंटेन्स अ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ। आईएनसी सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करता है किसके, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज या फिर लैब टेक्नीशियंस। तो आईएनसी जो टर्म है वो हमारी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना है। हम वैसे भी नर्सिंग एप्टीट्यूड नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आँख बंद करके नर्सेस पे टिक लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी रेगुलेटिंग बॉडी है ये हमारी नर्सिंग एजुकेशन और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नर्सेस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़ कैन रिकॉग्नाइज अ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। कौन सी ऐसी बॉडी है जो इंडिया में नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है, तो वो घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है, आईएनसी। कुछ भी हो, नर्सिंग इंडिया रेगुलेटिंग बॉडी, उसका एक ही नाम है आईएनसी, दैट इज़ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो करेक्ट आंसर होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी। फिर है स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अब आईएनसी का होता है पूरा इंडिया का करता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट को रेगुलेट करता है, लेकिन काम दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ आईएनसी। सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है, आईएनसी। अब उसके नीचे, अब इंडिया क्या पूरा ऑल ओवर कंट्री में काम कर रहा है, उसके नीचे स्टेट आएगा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल को कौन रेगुलेट करेगा, कौन हेड इसका, आईएनसी। तो किसके अंडर में गाइडेंस में रहता है, आईएनसी के, दैट इज सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइज सिलेबई एंड स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन आर अपडेटेड बाय आईएनसी एवरी। हाँ, अब मैंने बताया था कि जो आईएनसी है वो हमारे बीएससी नर्सिंग या जो भी नर्सिंग एजुकेशन है उसके सिलेबस को वही बनाते हैं, लेकिन ये जो सिलेबस है वो हर कितने साल में चेंज होता है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एज़ पर नीड, ज़रूरत पे होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर 2 साल में चेंज ही हो जाएगा, हर 5 साल में चेंज होगा। ऐसा भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी है कुछ चीज़ों को ऐड करना है तो 6 महीने के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, या अगर नीड नहीं लग रही है, सही सब कुछ चल रहा है तो 4-5 साल बाद भी चेंज कर सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर, एज़ पर नीड, ठीक है, कोई ईयर या कोई टाइम फिक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज़ विच काउंसिल इंश्योर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज एट द नेशनल लेवल इन इंडिया। कौन सा काउंसिल है जो हमारे रजिस्ट्रेशन नर्सेज के रजिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, अभी मैंने बताया था आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर अ नर्सिंग कॉलेज टू ऑपरेट इन इंडिया। नर्सिंग कॉलेजेस को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अप्रूवल फ्रॉम आईएनसी, अप्रूवल फ्रॉम एम्स, यूजीसी रिकॉग्निशन, या हॉस्पिटल टाई अप ओनली। तो करेक्ट आंसर होगा अप्रूवल फ्रॉम आईएनसी। इंडिया में अगर नर्सिंग कॉलेज ओपन करने हैं तो हमें आईएनसी से पहले अप्रूवल लेना होगा। क्यों क्यों लेना होगा, क्योंकि जो आईएनसी है वही रेगुलेट करती है नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो हम कहीं भी नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं, नर्सिंग एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आईएनसी का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। सो इन क्वेश्चन से इतना आइडिया तो आ गया होगा कि 2-4 टर्म को रिलेटेड है,
दैट इज़ रेगुलेटिंग बॉडी कौन है हमारी नर्सिस फील्ड की, INC, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इस्टेब्लिश हुआ, इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1947। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे भी गए, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन से इतना आइडिया तो आएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ना ही तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ना ही बहुत टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और मैं इतनी आपको गारंटी देती हूँ कि जो भी मैंने इसमें 40 to 50 क्वेश्चन आपको 3 सेक्शन में पढ़ाए हैं, इनमें से आप मान के चलो ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में रखे होंगे। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।